हेलो फ्रेंड्स, तो नॉर्सेट की इस स्पेशल सीरीज में आज हम लेकर के आए हैं एनजी ट्यूब और एनजी ट्यूब इंसर्शन से पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस। तो एनजी ट्यूब से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इमेज बेस्ड पूछी जाती है, बोनस फीडिंग में सीरीज यूज पूछी जाती है, उसके साथ साथ कई चीजें पूछी जाती है जो एनजी ट्यूब से रिलेटेड होती है। तो एनजी ट्यूब से जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे बेसिक्स हैं, चाहे अप्लाइड क्वेश्चंस, एनप्रैक्स बेस्ड हैं, वो हम सब कराएंगे। तो इसलिए हमने इस वीडियो को दो पार्ट में रखा है। तो आज एनजी ट्यूब पार्ट प्लस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। आप अगर इन क्वेश्चंस को एक बार देखोगे तो आपको सारे जो प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन है या फिर फ्यूचर क्वेश्चंस है वो इसके बारे में देखने को मिल जाएंगे। तो इसी सीरीज में हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट बाय नर्स व्हेन अ पेशेंट अनेबल टू स्वैलो। एक नर्स से क्या मैनेजमेंट एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर वो देख रही है कि एक पेशेंट है वो स्वैलो करने में अनेबल है, यानी कि वो निगल नहीं पा रहा है, तो खाने को अगर निगल नहीं पा रहा है, स्वैलो नहीं कर पा रहा है, तो क्या एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट किया जाएगा। इन्फॉर्म टू डॉक्टर, गैस्ट्रिक लवाज, इंसर्ट एनजी ट्यूब या फिर परफॉर्म ट्रैकोस्टोमी। तो अगर पेशेंट स्वैलो नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे, हमसे क्या एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट एनजी ट्यूब। तो पेशेंट स्वैलो नहीं कर पा रहा है तो हम उसे क्या देंगे, एनजी ट्यूब से फीडिंग करवाएंगे। तो इसका एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट तो क्या होगा, इंसर्ट करना एनजी ट्यूब को। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे इसी क्वेश्चन को क्या पूछता है, वो क्या कहता है, व्हाट इज द प्रायोरिटी। एक्सपेक्टेड की जगह क्या पूछ लेता है, अगर आपसे प्रायोरिटी अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट बाय नर्स व्हेन अ पेशेंट अनेबल टू स्वैलो, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी। एक्सपेक्टेड तो आपने क्या कहा कि इंसर्ट कर देंगे एनजी ट्यूब, लेकिन प्रायोरिटी क्या होगी, तो प्रायोरिटी में ऑप्शन से में इसमें जाएगा इन्फॉर्म टू डॉक्टर। तो इन्फॉर्म टू डॉक्टर क्या होगा, प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट। प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट तो क्या है, इन्फॉर्म टू डॉक्टर। कब, एक पेशेंट जब स्वैलो नहीं कर पा रहा है, असमर्थ है वो स्वैलो करने में, उसके बाद एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या है उसका, इंसर्ट एनजी ट्यूब। तो हमने देखे दो क्वेश्चन जो बेसिकली पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट बाय अ नर्स व्हेन अ पेशेंट कम इन कैजुअलिटी आफ्टर पॉइजनिंग। एक नर्स का प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होगा जब एक पेशेंट कैजुअलिटी में आया, यानी कि इमरजेंसी यूनिट में आया है, किसके बाद, पॉइजनिंग के बाद। ऑप्शन ए है इन्फॉर्म टू डॉक्टर, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक लवास, ऑप्शन सी आस्क अबाउट पॉइजनिंग या फिर ऑप्शन डी एडमिनिस्टर एंटीडोट। तो क्या इसमें प्रायोरिटी मैनेजमेंट होगा, तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट गैस्ट्रिक लवास होगा, ये भी नहीं होगा, प्रायोरिटी नहीं है। पॉइजन के बारे में पूछ के क्या करना है, पॉइजन तो उसने ले लिया, पॉइजन के बारे में पूछेंगे उससे क्या होगा, ठीक है। और क्या करना है, एडमिनिस्टर एंटीडोट, तो ये भी हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगी, एक पेशेंट को पॉइजन लिया है, उसने पॉइजनिंग के बाद आया है, तो हमें क्या करना है, सीधे इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या है, इन्फॉर्म करना है किसको, डॉक्टर को। अगर आपको इसी क्वेश्चन को पूछ लेता है दूसरे तरीके से, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट बाय नर्स, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट बाय नर्स व्हेन अ पेशेंट कम टू कैजुअलिटी आफ्टर पॉइजनिंग। प्रायोरिटी तो क्या कहा आपने, इन्फॉर्म टू डॉक्टर। आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होगा, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होगा, इन्फॉर्म टू डॉक्टर, इंसर्ट एनजी ट्यूब, गैस्ट्रिक लवास या एडमिनिस्टर एंटीडोट। तो इसका एक्सपेक्टेड जो मैनेजमेंट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस्ट्रिक लवास। तो क्या करेंगे, उसको गैस्ट्रिक लवास करेंगे। अगर प्रायोरिटी पूछा था, पहले क्या पूछा था, प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने क्या किया, इन्फॉर्म किया डॉक्टर को। अगर हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक्सपेक्टेड नर्सिंग मैनेजमेंट, तो एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है कि हम क्या दें उस पेशेंट को, गैस्ट्रिक लवास दें, ठीक है। एडमिनिस्टर हम एंटीडोट नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, उस पेशेंट को नर्सिंग मैनेजमेंट में एक्सपेक्टेड क्या होगा, गैस्ट्रिक लवास करना। और आपसे पूछेगा कि गैस्ट्रिक लवास कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, गैस्ट्रिक लवास कर रहे हो। तो गैस्ट्रिक लवास में आप कौन सा सॉल्यूशन यूज करोगे। तो अगर आपसे सॉल्यूशन का क्वेश्चन पूछ ले कि गैस्ट्रिक लवास में कौन सा सॉल्यूशन, तो
इसका आंसर होगा नॉर्मल सलाइन। क्या यूज करोगे आप? तो नॉर्मल सलाइन का यूज करोगे। किस लिए यूज करोगे आप नॉर्मल सलाइन? गैस्ट्रिक लवास के लिए। तो ये देखा हमने क्वेश्चन पॉइंट का। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, ये सारे अप्लाइड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट बाय नर्स व्हेन अ पेशेंट कम इन इमरजेंसी आफ्टर एसिड इंजेक्शन? पेशेंट ने क्या इंजेक्शन कर लिया है? एसिड इंजेक्शन कर लिया है। तो अब क्या पूछ रहा है? प्रायोरिटी मैनेजमेंट में क्या होगा? इन्फॉर्म करना डॉक्टर को। लेकिन एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट नर्स से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट बाय नर्स व्हेन अ पेशेंट कम इन इमरजेंसी आफ्टर एसिड पॉइजनिंग? एसिड पॉइजनिंग के बाद तो क्या लिया है उसने? एसिड इंजेक्शन किया है, ठीक है, एसिड पॉइजनिंग ली है। तो एसिड पॉइजनिंग ली है उसको, तो एसिड पॉइजनिंग से उसकी ग्लूकोसा क्या होगी? डैमेज हो जाएगी। ग्लूकोसा क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। सारी ग्लूकोसा डैमेज हो जाएगी, चाहे फेरिंक्स हो, चाहे फेरिंक्स की ग्लूकोसा हो, चाहे ओरल ग्लूकोसा हो, चाहे एसोफेगस की ग्लूकोसा हो। लेकिन इससे क्या होगा? जब फेरिंक्स की ग्लूकोसा भी क्या होगी? डैमेज होगी, तो उससे क्या होगा? वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा? वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। कहां पर? लैरिंजियल और फेरिंक्स एरिया में स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि वहां पर क्या हुआ है? एसिड गया है। तो एसिड से क्या होगा? वहां पे डैमेज हुआ है, और डैमेज होने की वजह से स्वेलिंग, और स्वेलिंग अगर आ गई तो डिफिकल्टी होगी किसमें? ब्रीथिंग में। डिफिकल्टी किसमें होगी? ब्रीथिंग में। डिफिकल्टी होगी जब ब्रीथिंग में, तो इससे क्या होगा? ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने की वजह से हमारा मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रहा है तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने की वजह से हम क्या करेंगे? हमारा जो मैनेजमेंट होगा ब्रीथिंग डिफिकल्टी में, वो क्या होगा? हमें मेंटेन करना है पेटेंट एयरवे। हमें क्या करना है? मेंटेन करके रखना है पेटेंट एयरवे। और पेटेंट एयरवे होना चाहिए, यानी कि एयरवे क्लीन होना चाहिए, सही से होना चाहिए मेंटेन, तभी जाकर के पेशेंट क्या कर पाएगा? तभी जाकर के पेशेंट सही से एयर को ले पाएगा, है ना, तभी उसे ऑक्सीजन सही से मिल पाएगी। अब मेंटेन पेटेंट एयरवे करना है, हमारा ऑप्शन क्या जाना चाहिए? कि मेंटेन करना है पेटेंट एयरवे। तो आओ हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर से देखते हैं क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट बाय नर्स व्हेन अ पेशेंट कम इन इमरजेंसी आफ्टर एसिड इंजेक्शन? तो हमें क्या करना है? गैस्ट्रिक लवास नहीं करना है, इंसर्ट करनी है ईटी ट्यूब, ये भी नहीं करनी है। अब पेटेंट एयरवे के लिए दो ऑप्शन है, ईटी ट्यूब इंसर्शन और अरेंज ट्रैकेओस्टोमी सेट, या क्या करना है? ट्रैकेओस्टोमी परफॉर्म वाला ऑप्शन। तो इसमें क्या करते हैं? दोनों से एयरवे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ईटी ट्यूब से करेंगे, ईटी ट्यूब से अगर हम एयरवे मेंटेन करते हैं, तो ईटी ट्यूब से क्या होगा? हमें एंडोट्रैकियल ट्यूब जब हम इंसर्ट करेंगे वहां पर ऑलरेडी क्या है? स्वेलिंग है, वहां पर ऑलरेडी स्वेलिंग है। हमने एक ही ट्यूब इंसर्ट किया, वहां पर क्या हो गया? डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, स्वेलिंग है, नैरो स्पेस हो गया, डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको एसिडेशन हो सकता है, ब्लड निकलेगा, तो एसिडेशन। तो ईटी ट्यूब इंसर्शन हम नहीं करेंगे। आंसर क्या बचा? क्या परफॉर्म करवाएंगे या अरेंज क्या करेंगे? ट्रैकेओस्टोमी सेट। तो एक पेशेंट आपके पास एसिड पॉइजनिंग के बाद आ रहा है, आपका प्रायोरिटी मैनेजमेंट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, और एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? आपको क्या करना है? अरेंज कर देना है ट्रैकेओस्टोमी सेट, क्योंकि उसकी क्या होनी है? ट्रैकेओस्टोमी होगी, तब जाके क्या मेंटेन किया जाएगा? पेटेंट एयरवे को मेंटेन किया जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पेशेंट शिफ्ट इन गैस्ट्रोलॉजी यूनिट आफ्टर स्टमक सर्जरी। एक पेशेंट है, वो शिफ्ट हुआ है कहां पर? गैस्ट्रोलॉजी यूनिट में सर्जरी के बाद। कौन सी सर्जरी? स्टमक सर्जरी। नर्स ऑब्जर्व एनजी विद पेशेंट स्टमक, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनजी? क्या हो रहा है? पेशेंट गैस्ट्रोलॉजी यूनिट में आया है स्टमक सर्जरी के बाद, और नर्स क्या देख रही है? कि उसकी एनजीटी में इंसर्ट कर रही है। क्या पर्पस है एनजीटी में इंसर्ट करने का? प्रोवाइड फीडिंग, फीडिंग देना उसको, स्टमक इरिगेशन करना, उसका सक्सेस करना स्टमक को, या प्रिपेयर करना एसिडिफिकेशन को। तो क्या हुआ है? उसको स्टमक सर्जरी दी है। क्या हुआ है? स्टमक सर्जरी दी है। तो स्टमक सर्जरी दी है, क्या उसको एनेस्थीसिया भी लगा होगा? स्टमक अगर उसकी सर्जरी दी होगी तो उसको क्या दिया है? जनरल एनेस्थीसिया
जनरल एनेस्थीसिया उसको दिया गया होगा, और जनरल एनेस्थीसिया अगर उसको दिया होगा तो क्या होगा, उसके जो स्टमक में कार्डियक स्फिंक्टर है, क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर है। तो कार्डियक स्फिंक्टर क्या होंगे, जो कार्डियक स्फिंक्टर होंगे जनरल एनेस्थीसिया दिया है तो ये रिलैक्स होंगे, तो क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। और क्या होंगे, गैस्ट्रिक सर्जरी दी है उसकी, तो क्या होंगे, स्टमक सर्जरी में कैसे डिस्चार्ज आएंगे, ब्लडी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज निकलेगा वहां से, कैसा डिस्चार्ज निकलेगा, ब्लडी डिस्चार्ज निकलेगा। ब्लडी डिस्चार्ज निकल रहा है, कार्डियक स्फिंक्टर रिलैक्स है, रिगर्जिटेशन हो सकता है, और रिगर्जिटेट होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एस्पिरेशन हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है। तो इसकी स्टमक सर्जरी ली है, हमने क्या एक्सरसाइज कर दी है, एंटीट्यूड ताकि एस्पिरेशन एंटीट्यूड के बाहर आ जाए और उससे रिगर्जिटेट हो गया एस्पिरेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्रिवेंट एस्पिरेशन। एक पेशेंट है गैस्ट्रोलॉजी यूनिट में आया है, स्टमक सर्जरी के बाद नर्स ने क्या देखा कि एंटीट्यूब इंसर्ट है पेशेंट के स्टमक में, तो उसका पर्पस क्या है, एंटीट्यूब का उसका पर्पस क्या है, प्रिवेंट करना एस्पिरेशन को, प्रिवेंट किसको करना, एस्पिरेशन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रिवेंट एस्पिरेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नर्स ऑब्जर्व, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स ऑब्जर्व ब्लडी डिस्चार्ज बाय एंटीट्यूब जस्ट आफ्टर स्टमक सर्जरी। इसे ब्लडी डिस्चार्ज अप्लाइड क्वेश्चन एमएसएन और किसी से लगा के फंडामेंटल को कंटिन्यू मिला करके मिक्स करके अप्लाइड क्वेश्चन तैयार किया गया है कि नर्स ने ऑब्जर्व किया कैसा, ब्लडी डिस्चार्ज एंटीट्यूब से, एंटीट्यूब से ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है जस्ट आफ्टर स्टमक सर्जरी, स्टमक सर्जरी के तुरंत बाद। What is the priority nursing action by nurse? नर्स का प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इन्फॉर्म करेगी डॉक्टर को, क्लैप करेगी एंटीट्यूब को, डॉक्यूमेंट्स करेगी फाइंडिंग्स को, और स्टमक इरिगेशन करेगी, ठीक है। तो क्या होगा, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। स्टमक सर्जरी भी है, मैंने अभी बात की थी उसकी, क्या हुई है, स्टमक सर्जरी भी है। स्टमक सर्जरी होगी तो कैसे डिस्चार्ज आएंगे, ब्लडी डिस्चार्ज आएंगे, ठीक है, कैसे डिस्चार्ज होंगे, ब्लडी डिस्चार्ज आएंगे। तो ब्लडी डिस्चार्ज आएंगे तो ये तो क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग, क्योंकि क्या बोला उसने, जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद स्टमक सर्जरी के ब्लडी डिस्चार्ज आ रहे हैं, नॉर्मल फाइंडिंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, नॉर्मल फाइंडिंग है। कैसी फाइंडिंग है, नॉर्मल फाइंडिंग है। तो क्यों लोड लेंगे, नॉर्मल फाइंडिंग है तो अपने ने क्या कर देना है, अपने डायरेक्ट क्या कर देना है, डॉक्यूमेंट कर देंगे फाइंडिंग को। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। तो जस्ट आफ्टर स्टमक सर्जरी के बाद आया है पेशेंट और नर्स क्या ऑब्जर्व कर रही है कि ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है एंटीट्यूब से, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तुरंत बाद, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लडी डिस्चार्ज नॉर्मल फाइंडिंग है, अपने ने क्या कर देना, डॉक्यूमेंट्स कर देनी है फाइंडिंग्स को। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आपको क्या पूछना है, इसी क्वेश्चन को आपको दूसरी तरीके से पूछता है, दूसरी तरीके से कैसे पूछता है, इस क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि एक नर्स आई है, सॉरी एक पेशेंट आया है स्टमक सर्जरी के बाद गैस्ट्रोलॉजी यूनिट में, ठीक है, तो उसको क्या हो रहा है, ब्लडी डिस्चार्ज। ब्लडी डिस्चार्ज अगर आफ्टर 24 आवर्स, अगर आफ्टर 24 आवर्स अगर क्या आए, ब्लडी डिस्चार्ज आ रहे हैं, ब्लडी डिस्चार्ज आ रहे हैं, तो तब वो क्या है भाई साहब, तब दिक्कत नहीं हो सकती है, क्योंकि क्या होगा, हो सकता है उसके स्टिचेस जो सुचल लगे हैं वो क्या हो गए हो, ओपन हो गए हो, जिसकी वजह से 24 घंटे के बाद भी अगर ब्लडी डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में हमें क्या कर देना है, इन्फॉर्म कर देना है डॉक्टर को। किसको इन्फॉर्म कर देना है, डॉक्टर को। तो एक पेशेंट में स्टमक सर्जरी के बाद अगर 24 घंटे के बाद ब्लडी डिस्चार्ज देखने को मिल रहे हैं तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट इन्फॉर्म कर देना है डॉक्टर को, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है, उसके जो सुचल लगे हैं, स्टिचेस लगे हैं, वो क्या हो उसके ओपन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का डॉक्यूमेंट का फाइंडिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, where you will keep level of NG-tube while performing stomach suction। आप NG-tube का लेवल क्या रखोगे जब आप परफॉर्म कर रहे हो NG-tube से सक्शन, स्टमक में आप सक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, स्टमक सक्शन NG-tube से, तो
तो आप क्या लेवल रखोगे एंजीट्यूड का? एट द लेवल ऑफ स्टमक, दूसरा अबव द लेवल ऑफ स्टमक, तीसरा बिलो द लेवल ऑफ स्टमक, या फिर नन ऑफ द अबव। आप क्या लेवल रखोगे? इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबव द लेवल ऑफ स्टमक। इसका क्या आंसर होगा? अबव द लेवल ऑफ स्टमक। आओ देखते हैं कौन सी सैलम सम ट्यूब, ठीक है, ये कौन से लेवल है? सिंगल ह्यूमन है, ये डबल ह्यूमन, सैलम सम एंजीट्यूड। इसका यूज हम किस में करते हैं? इसका यूज कर रहे हैं स्टमक सक्शन में, स्टमक सक्शन में यूज कर रहे हैं। और इसके दो ह्यूमन है, एक ह्यूमन को लार्ज ह्यूमन कनेक्ट टू सक्शन फॉर ड्रेनेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। एक तो कनेक्ट किया गया है सक्शन से, ड्रेनेज करेंगे गैस्ट्रिक कंटेंट को। दूसरा कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट है एयर वेंट पार्ट। ये दूसरा कौन सा पार्ट है? एयर वेंट पार्ट। तो इससे तो अपने क्या कर रहे हैं? सक्शन कर रहे हैं। और इससे ये कौन सा पार्ट है? एयर वेंट पार्ट। अब हम देखते हैं इसको हम देखते हैं, ठीक है। अपने क्या कह रहे हैं कि ये दो ल्यूमन है इस ट्यूब के, सैलम सम एंजीट्यूड के कितने ल्यूमन है? दो ल्यूमन है। दो ल्यूमन कौन सा? एक तो यहां से जुड़ा है, एक तो ये वाला, एक छोटा सा है, ये कौन सा? एयर वेंट। एक तो ये कौन सा? ये कनेक्ट किया हमने सक्शन से, और ये कौन सा है? ये है एयर वेंट। ये पार्ट है। अब ये वाला पार्ट, इससे तो हमने सक्शन कर रहे हैं, जो भी हमने शरीर से जाना एक्सपेक्ट कर रहे हैं या सक्शन से कनेक्ट करके हम उसको क्या कर रहे हैं? कंटेंट को बाहर निकाल रहे हैं। तो दूसरा यहां इंसर्टेड ट्यूब किसमें? स्टमक में। यहां किसमें है? स्टमक में। अगर हम किस पर रख रहे हैं? लेवल ऑफ स्टमक में रख रहे हैं, लेवल ऑफ स्टमक में रख रहे हैं, तो ये सक्शन वाले पार्ट में तो जाएगा, लेकिन एयर वेंट वाले पार्ट में भी क्या चला जाएगा? कंटेंट चला जाएगा। और एयर वेंट वाले पार्ट में कंटेंट चला गया तो ये ब्लॉक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ब्लॉक। और एयर वेंट वाला पार्ट सक्शन के टाइम में क्या रखा जाता है? ओपन रखा जाता है। इसको क्या रखा जाता है? ओपन। अगर हम क्या कर रहे हैं? सक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एंजीट्यूड से स्टमक की, तो एयर वेंट वाला पार्ट क्या रखा जाता है? ओपन रखा जाता है। ओपन क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर क्या हो गया, अगर ये जो एंजीट्यूब है, ठीक है, ये एंजीट्यूब है, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर, अगर ये एंजीट्यूब है, स्टमक में हमने इंसर्ट करी हुई है, स्टमक में एंजीट्यूब इंसर्ट करी हुई है, ठीक है, और स्टमक में ये एंजीट्यूब है, और अगर इसको हम क्या करें? सक्शन कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं, किसी चीज से कर रहे हैं, उसमें प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और अगर ये एंजीट्यूब यहाँ पर तो कंटेंट है, यहाँ पर तो गैस्ट्रिक कंटेंट है, लेकिन अगर ये इधर उधर डिस्प्लेस हो जाती है, स्टमक की म्यूकोसा पे चली जाती है, और अगर हमने क्या कर लिया? सक्शन कर लिया, तेज प्रेशर होगा और इंजरी हो सकती है इसकी स्टमक के म्यूकोसा की, ठीक है। तो प्रिवेंट करने के लिए म्यूकोसल इंजरी ऑफ स्टमक के म्यूकोसा की इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए एयर वेंट पार्ट को क्या रखा जाता है? ओपन रखा जाता है। तो ओपन अगर वो पार्ट रखा है तो इसका मतलब वो ब्लॉक भी नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्लॉक हो गया तो फिर इंजरी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि प्रेशर अगर ब्लॉक हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा बनेगा, ओपन रहेगा तो रिलीज होता रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या हो सकती है? इंजरी हो सकती है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? अबव द लेवल ऑफ स्टमक, कहां पर? वेयर की लेवल ऑफ एंजीट्यूड व्हाइल परफॉर्मिंग सक्शनिंग स्टमक। एंजीट्यूड से आप सक्शनिंग कर रहे हैं स्टमक की, तो आप अबव द लेवल ऑफ स्टमक रखोगे, किसका? एंजीट्यूड का लेवल, ठीक है। उससे किससे प्रिवेंट होगा? प्रिवेंट होगा स्टमक की म्यूकोसल डैमेज से। म्यूकोसल डैमेज क्यों होगा? क्योंकि प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, और प्रेशर से कम क्रिएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक लेवल से ऊपर रख रहे हैं और एयर वेंट पार्ट को ओपन रख रहे हैं। दो पार्ट हमने देखे, एक तो हमने कनेक्ट करना है किससे? सक्शन से, ड्रेनेज के लिए, ठीक है, और दूसरा एयर वेंट पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या रहेगा? ओपन रहेगा ताकि प्रेशर रिलीज होता रहे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि लेवल कहां पर रखना है? अबव द लेवल ऑफ स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का 8 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? What is the priority nursing action when air vent part of एंजीट्यूब blocked during suctioning? सक्शनिंग के दौरान अभी हमने सक्शनिंग से प्रिवेंट करने के लिए उपाय किए, लेकिन क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। एयर वेंट पार्ट
देखते हैं फिर से ये वाला पार्ट क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। जो क्या रहना था, ओपन रहना था। एक तो किससे कनेक्ट था, सक्शन से कनेक्ट था, ये तो सक्शन से कनेक्ट है। और एक कौन सा पार्ट है साइड में, एयर वेंट पार्ट। एयर वेंट पार्ट ये क्या है, सैलेंसम एनजी ट्यूब, ठीक है, सैलेंसम एनजी ट्यूब। ये वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, एयर वेंट पार्ट। तो एयर वेंट पार्ट अगर क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है, एयर वेंट पार्ट अगर क्या हो गया, ब्लॉक हो गया है, तो तब प्रायोरिटी नर्सिंग इन्फॉर्म डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं, डॉक्टर को इसमें इन्फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा, तब तक डॉक्टर का इन्फॉर्म करेंगे तब तक कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। परफॉर्मिंग इंटरमिटेड सस्टेनिंग ये भी हम नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, ये नॉर्मल फाइंडिंग है, ये एबनॉर्मल है, एयर वेंट पार्ट ब्लॉक नहीं होना चाहिए था। उसके बाद बचा हमारा ले देंगे आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो यही है इसका आंसर। उस 30 ml एयर वैन रीडेड अगर ये ब्लॉक हो गया तो कितनी, इसमें क्या कर देनी है, एयर वेंट पार्ट में 30 ml एयर पहले तक यूज करनी है, इससे जो ब्लॉकेज है वो थोड़ा रिलीज होगी, और उसके बाद क्या कर देना है, इरिगेट कर देना है एनजी को नॉर्मल सलाइन से। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन से पूछ रहा है कि एनजी का एयर वेंट पार्ट ब्लॉक हो गया है, सक्शनिंग के दौरान नर्स क्या करेंगे, नर्स प्रायोरिटी होगी 30 ml एयर यूज करेंगे एयर वेंट पार्ट में, और उसके बाद इरिगेट कर देंगे एयर वेंट पार्ट को किसी ऐसे से नॉर्मल सलाइन की है, ठीक है। एयर वेंट पार्ट के एनजी इरिगेशन होगा इसके थ्रू नॉर्मल सलाइन के थ्रू। उसके बाद ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साइज ऑफ एनजी ट्यूब फॉर न्यूनेट्स। न्यूनेट्स के लिए साइज पूछना है एनजी ट्यूब का, ठीक है। तो एनजी ट्यूब की अगर मैं साइज की बात करूं, अगर एनजी ट्यूब की हम साइज देखें, एनजी ट्यूब का साइज अगर देखना चाहें तो एनजी ट्यूब के साइज 8 फ्रेंच का एनजी ट्यूब को यूज होता है न्यूनेट्स के लिए। न्यूनेट्स के लिए 8 फ्रेंच का एनजी ट्यूब, 10 फ्रेंच का एनजी ट्यूब यूज होता है इसके लिए, इन्फेंट्स के लिए। तो न्यूनेट के लिए 8 फ्रेंच और इन्फेंट्स के लिए 10 फ्रेंच। अगर 12 to 14 फ्रेंच किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है चाइल्ड में। ये किसमें यूज होता है, चाइल्ड में। कितना, 12 to 14 फ्रेंच। उसके बाद चाइल्ड के बाद अगर हम बात करें 16 to 18, ये किसमें यूज होता है, ये होता है एडल्ट्स में। एडल्ट्स में 16 to 18 फ्रेंच की एनजी ट्यूब यूज होती है, जिसमें से 16 फ्रेंच अगर पूछे किसमें, फीमेल्स में, इसमें फीमेल्स में, तो फीमेल्स में तो 16 फ्रेंच, और मेल्स में कितनी, 18 फ्रेंच किसके लिए, मेल्स के लिए यूज होती है ये, ठीक है। एक और एनजी ट्यूब आती है, तो किसमें, एडल्ट में 16 to 18, फीमेल में कितनी, 16 फ्रेंच, मेल में कितनी, 18 फ्रेंच, और 20 फ्रेंच किसमें, जो क्या है, टॉल पर्सन है, लंबे आदमी है, टॉल पर्सन है, लंबे आदमी है, उनमें कितनी, 20 फ्रेंच की एनजी ट्यूब का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि साइज ऑफ एनजी ट्यूब फॉर न्यूनेट्स। हमने देखा न्यूनेट्स में कितनी, 8 फ्रेंच की एनजी ट्यूब, ठीक है। 10 फ्रेंच किसके लिए है, इन्फेंट के लिए, 12 to 14 किसके लिए था, चाइल्ड के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 8 फ्रेंच किसके लिए, न्यूनेट्स के लिए। उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 10, नॉर्मल साइज ऑफ एनजी ट्यूब इन एडल्ट्स। तो हमने अभी बात की थी जो एनजी ट्यूब की साइज किसमें, एडल्ट्स के लिए। अगर हमने एडल्ट्स में बात की थी तो कितनी की थी, 16 से 18 फ्रेंच की, 16 से 18 फ्रेंच। 16 किसके लिए, फीमेल्स के लिए, और 18 किसके लिए, मेल्स के लिए। 16 फ्रेंच फीमेल्स के लिए और 18 फ्रेंच किसके लिए, मेल्स के लिए। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नॉर्मल साइज ऑफ एनजी ट्यूब यूज्ड इन एडल्ट्स, ना तो पूछ रहा है मेल का, ना पूछ रहा है किसका, फीमेल का। तो क्या पूछ रहा है, नॉर्मल साइज ऑफ एनजी ट्यूब इन एडल्ट्स। तो तब हम प्रायोरिटी किसको देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे ऑप्शन नंबर सी, 18 फ्रेंच। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, 18 फ्रेंच। अगर ना मेल पूछा ना फीमेल पूछा तो तब कौन सी ट्यूब को जाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, 18 फ्रेंच की एनजी ट्यूब, ठीक है। तो अगर नॉर्मल साइज ऑफ एनजी ट्यूब यूज्ड इन फीमेल्स 16 फ्रेंच, मेल्स 18 फ्रेंच।
इन एडल्ट 18 फ्रेंच को क्या जाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी किसको जाएगी 16 फ्रेंच को, इसको क्या जाएगी सेकंड प्रायोरिटी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम इससे इमेज बेस्ड भी देख लेते हैं, यही पे से इमेज बेस्ड देख लेते हैं। एक में ये ट्यूब आ जाती है, ठीक है, सबसे ज्यादा यही वाली पूछी जाती है 18 फ्रेंच की, ये वाली इस ट्यूब की इमेज आ जाती है, या फिर इस ट्यूब की इमेज आ जाती है। पहले तो पूछ ही लेते हैं ट्यूब की इमेज देख लेते हैं, टारगेट ये क्या है, तो ये क्या है, ये है एनजी ट्यूब, ये क्या है एनजी ट्यूब है। तो याद रखना ये क्या है एनजी ट्यूब, इमेज आती है डायरेक्ट एनजी ट्यूब की इमेज आ जाती है एनजी ट्यूब। ये कौन सी ट्यूब है, ये एनजी ट्यूब है। इसका कलर कैसा है, यहाँ पे ऑरेंज है, कैसा कलर है ऑरेंज कलर की, ठीक है। तो ये दिख रहा है कैसे कलर की, ऑरेंज कलर, देखो ऑरेंज कलर की एनजी ट्यूब। इसका साइज पूछे अगर, साइज होता है 16 फ्रेंच, 16 फ्रेंच कौन से कलर की, ऑरेंज कलर की। और किसमें यूज की जाती है, अगर पूछा यूज पूछा तो आप क्या आंसर लगाओगे, फीमेल्स में। किसमें यूज की जाएगी, तो फीमेल्स में यूज की जाएगी। ऑरेंज कलर की है, 16 फ्रेंच इसका साइज होता है, और किसमें यूज की जाएगी, फीमेल्स में। एक और चीज बता देता हूं आपको, एक फ्रेंच का, एक फ्रेंच किसके बराबर होता है, 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm, ठीक है। mm में पूछे तो 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm, ठीक है। तो 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm, तो 16 फ्रेंच है, इसको इनटू किससे करोगे 0.33 से, तो आपका mm में आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी ये वाली एमसीक्यू, ये बहुत पूछी जाती है नॉर्थ सेट में, अगर एमसीक्यू पूछी जाती है तो यही वाली आती है। पहला यही क्वेश्चन, ये क्या है, ये है एमसीक्यू, ये है एमसीक्यू। कलर कैसा दिख रहा है, रेड कलर की है। इसका साइज अगर पूछे तो 18 फ्रेंच की है, कितने फ्रेंच की है, 18 फ्रेंच की। किसमें यूज होती है, अभी बताया था मेल्स में, किसमें यूज होती है, मेल्स में। मेल्स में यूज की जाती है रेड कलर एनजी ट्यूब, साइज कितना 18 फ्रेंच। एक और क्वेश्चन आता है, एक और बहुत पॉपुलर इमेज क्वेश्चन है नॉर्थ सेट का। ये क्वेश्चन क्या है, ये इमेज दे देता है, ये इमेज दे देता है, पूछ लेता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एनजी ट्यूब फीडिंग हो रही है, ठीक है। तो एनजी ट्यूब फीडिंग है, तो कंटीन्यूअस होती है, क्या होती है, बोलस फीडिंग। ये कौन सी फीडिंग है, ये दिख रही है आपको बोलस फीडिंग, ठीक है। कंटीन्यूअस फीडिंग और क्या होती है, बोलस फीडिंग। तो ये कौन सी फीडिंग है, बोलस फीडिंग। कंटीन्यूअस फीडिंग में क्या होता है, कंटीन्यूअस फीडिंग में एक कंटेनर होता है, कंटेनर से क्या करवाया जाता है, फीड करवाया जाता है। बोलस फीडिंग में किससे करवा रहे हैं, बोलस फीडिंग में दिख रहा है आपको इमेज में, सिरिंज से फीड करवाया जा रहा है। तो ये क्या है, सिरिंज, सिरिंज से फीड करवाया जा रहा है बोलस फीडिंग। ये कौन सी फीडिंग है, बोलस एनजी ट्यूब फीडिंग है। इसकी इमेज अगर आपसे पूछी जाए, दूसरा इमेज क्या पूछता है कि जो बोलस फीडिंग है उसमें जो सिरिंज यूज करते हैं उसका साइज, इसका साइज, किसका, सिरिंज का साइज पूछेगा आपसे। तो सिरिंज का अगर साइज पूछे आपसे तो दो तरह की सिरिंज, एक तो हम क्या चेक करते हैं ऑस्कल्टेशन के लिए, ऑस्कल्टेशन के लिए एयर पुश करने के लिए जो सिरिंज यूज करते हैं उसका, तो 10 सीसी, 10 सीसी, 10 सीसी मतलब 10 ml की सिरिंज, 10 सीसी याद रखना। 10 सीसी साइज होता है कौन सी, जिससे एयर पुश करते हैं, जिससे क्या करते हैं, एयर पुश करते हैं, उसका, इसका नहीं कह रहा हूं, जिससे एयर पुश करते हैं उसका साइज 10 सीसी। इस सिरिंज का, बोलस फीडिंग वाले सिरिंज का साइज अगर आपसे पूछा जा चुका है 50 सीसी, 50 सीसी बताना है। कितना सीसी साइज है इसका, 50 सीसी साइज, यानी कि 50 ml, 50 ml। तो याद रखना, इसका साइज पूछ लेता है, इसकी इमेज पूछ लेता है, बता देता है कि क्या हो रहा है, तो बोलस फीडिंग हो रही है एनजी ट्यूब से। ये कौन सी है, ये सिरिंज है, इसका साइज कितना है, 50 सीसी इसका क्या है, साइज है। तो ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको यहां पर समझ आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टरलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज्ड टू स्टाइल एनजी ट्यूब, कौन से मेथड से एनजी ट्यूब को स्टाइल
से रेस से स्ट्राइल किया जाता है एनजी ट्यूब को? रेडिएशन मेथड में गामा रेस से एनजी ट्यूब को स्ट्राइल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज्ड टू स्ट्राइल एनजी ट्यूब इज आंसर इज रेडिएशन मेथड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया यूज्ड फॉर एनजी ट्यूब इंसर्शन? क्या कंसंट्रेशन का एनेस्थीसिया यूज करोगे एनजी ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए? एनजी ट्यूब को क्या करना है? लुब्रिकेट भी करना है एनेस्थीसिया के बिना। तो कौन से कंसंट्रेशन का एनेस्थीसिया यूज कर रहे हो आप? ऑप्शन ए 2% वाटर सॉल्युबल जाइलोकाइन जेली, 2% ऑयल सॉल्युबल जाइलोकाइन जेली, KY जेली, या फिर 5% जाइलोकाइन जेली। आप इसका आंसर दोगे, आप इसका आंसर क्या दोगे? 2% वाटर सॉल्युबल जाइलोकाइन जेली। KY जेली भी वाटर सॉल्युबल है, लेकिन इसके लिए एनेस्थीसिया का और जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, इससे हम लुब्रिकेट ही कर पाएंगे। 5% जाइलोकाइन जेली तो यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा 2% ऑयल सॉल्युबल भी यूज नहीं करेंगे। एस्पिरेशन हो सकता है, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है उससे, तो हम तो क्या यूज करेंगे? 2% वाटर सॉल्युबल जाइलोकाइन जेली। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। लुब्रिकेट एनेस्थीसिया देने के लिए इसमें एनजी ट्यूब को उससे क्या करेंगे? लुब्रिकेट करेंगे 2% वाटर सॉल्युबल जाइलोकाइन जेली से। लुब्रिकेशन भी होगा और एनेस्थेटिक इफेक्ट से देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नर्स इंसर्ट एनजी ट्यूब ड्यूरिंग स्टमक सर्जरी। स्टमक सर्जरी चल रही है तो नर्स को क्या है? एनजी ट्यूब डालनी है। तो एनजी ट्यूब डालनी है। व्हिच सॉल्यूशन यूज्ड बाय नर्स टू लुब्रिकेट एनजी ट्यूब? कौन सा सॉल्यूशन यूज करेगी नर्स एनजी ट्यूब को लुब्रिकेट करने के लिए? ऑप्शन ए 2% जाइलोकाइन जेली का यूज करेगी, 5% जाइलोकाइन जेली, KY जेली, या ऑल ऑफ द अबव। तो उसको क्या हो रही है? स्टमक सर्जरी हो रही है। स्टमक सर्जरी, स्टमक सर्जरी। जब स्टमक सर्जरी है तो उसको तो जनरल एनेस्थीसिया दे रखा है पहले से, एनेस्थीसिया तो उसको दिया हुआ है, तो एनेस्थीसिया की जरूरत तो लगती नहीं है। यहाँ पे एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। तो 2% जाइलोकाइन जेली नहीं, 5% जाइलोकाइन जेली नहीं, ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। तो लुब्रिकेट के लिए हम उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे? KY जेली का यूज करेंगे। तो इस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? KY जेली। तो क्वेश्चन समझ लेना कि 2% जाइलोकाइन जेली दोनों वाटर सॉल्युबल है, KY भी और 2% जाइलोकाइन जेली भी। वाटर सॉल्युबल वाली जेली का यूज करें तो दोनों वाटर सॉल्युबल है। जब दोनों वाटर सॉल्युबल है तो एक तो हम एनेस्थीसिया लीजिए, लुब्रिकेशन लीजिए। जनरल कंडीशन में एक कंडीशन में एनेस्थीसिया ऑलरेडी है, लुब्रिकेट करना है। तो जब एनेस्थीसिया लीजिए, लुब्रिकेशन लीजिए, तो 2% क्या करना है? जाइलोकाइन वाटर सॉल्युबल जेली का यूज करना है। एनेस्थीसिया लगा हुआ है, उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं? KY जेली का यूज किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नर्स इंसर्ट एनजी ट्यूब ड्यूरिंग स्टमक सर्जरी, व्हिच सॉल्यूशन यूज्ड बाय नर्स टू लुब्रिकेट एनजी ट्यूब? इसका आंसर क्या जाएगा? आंसर नंबर सी, KY जेली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच सॉल्यूशन आर यूज्ड टू क्लीन द नोस्ट्रिल? अब एनजी ट्यूब को क्या कर रहे हैं? एनजी ट्यूब इंसर्शन करने से पहले क्या कर रहे हैं? नोस्ट्रिल को क्लीन कर रहे हैं। पूछ रहा है कौन सा सॉल्यूशन यूज करोगे? स्प्रिट, बीटाडिन, नॉर्मल सलाइन, या 1% सोडियम बाइकार्बोनेट? इसका आंसर बताओ। तो इसमें हम क्या करेंगे? बफर सॉल्यूशन का यूज करेंगे और आंसर नंबर सी 1% सोडियम बाइकार्बोनेट से क्लीन करेंगे नोस्ट्रिल को। नोस्ट्रिल को किससे क्लीन करेंगे? 1% सोडियम बाइकार्बोनेट से। स्प्रिट से नहीं करेंगे। स्प्रिट से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें होता है 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्प्रिट में कौन सा अल्कोहल होता है? ये भी पूछा जाता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कितने परसेंट? 70%। तो ये क्या करेगा? इरिटेट कर सकता है नेजल म्यूकोसा को। इरिटेट करेगा किसको? नेजल म्यूकोसा को। तो इसलिए हम स्प्रिट का यूज नहीं कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? 1% सोडियम बाइकार्बोनेट का इसमें यूज किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा सॉल्यूशन यूज करेगी नर्स नोस्ट्रिल को क्लीन करने के लिए? आंसर सीधा आंसर 1% सोडियम बाइकार्बोनेट।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन। हमारे पोजीशन, तो पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच पोजीशन यूज्ड व्हाइल प्रोवाइडिंग बोलस फीडिंग। बोलस फीडिंग सिरिंज से फीडिंग करवा रहे हैं, तो कौन सी पोजीशन यूज करोगे? सुपाइन पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन या फिर लेटरल पोजीशन। तो आप किससे करवा रहे हो? आप बोलस फीडिंग करवा रहे हो, सिरिंज से फीडिंग करवा रहे हो। और अगर कंटीन्यूअस फीडिंग होगी तो इसमें स्मॉल अमाउंट दिया जाता है, बोलस बना के दे रहे हो, एक ही टाइम में आप थोड़ा लार्ज अमाउंट क्या कर रहे हो उसमें इंसर्ट कर रहे हो। तो अगर स्टमक है उसमें आपने क्या लगाई हुई है? एनजी ट्यूब लगाई हुई है और बोलस फीडिंग आप कर रहे हो, तो यहां से आपने एनजी ट्यूब डाला हुआ है, ये कार्डियक स्फिंक्टर जहां से एनजी ट्यूब गई है वो रिलैक्स होगा। वो क्या हो रखा होगा? रिलैक्स होगा, क्योंकि एनजी ट्यूब वहां से इंसर्ट हो रखी है। तो अगर आपने अमाउंट डाल दिया बोलस का एक साथ और अमाउंट अगर बढ़ गया तो उससे क्या हो सकता है? वो अमाउंट रिगर्जिटेट हो सकता है, और रिगर्जिटेट होगा तो एस्पिरेशन होगा, रिगर्जिटेशन होगा तो क्या हो सकता है? एस्पिरेशन हो सकता है, डेथ हो सकती है पेशेंट की। तो कौन सी पोजीशन हम यूज करेंगे? बेस्ट पोजीशन, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें इससे एस्पिरेशन से। तो उसका आंसर जाएगा फाउलर पोजीशन। कौन सा पोजीशन? फाउलर पोजीशन का यूज किया जाएगा, ठीक है, फाउलर पोजीशन लेंगे ताकि एस्पिरेशन से प्रिवेंट किया जा सके। क्यों? टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन, प्रिवेंट करने के लिए किसको? एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन? फाउलर पोजीशन। कौन सी फीडिंग में? याद रखना, बोलस फीडिंग में, हर एक फीडिंग में नहीं लेंगे, केवल किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बोलस फीडिंग की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पोजीशन से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? which provided by nurse, which position आएगा यहाँ पे? which position provided by nurse while giving continuous feeding। continuous दे रहे small, continuous मतलब small feeding, small feeding जाएगी और continuous चलती रहेगी, दिन भर feeding उसकी चल रही है, small feeding उसको दी जा रही है, तो उसको क्या कह रहे हैं? continuous दी जा रही है, तो continuous feeding उसको कहा जा रहा है। तो इसमें कौन सी पोजीशन? अगर कंटीन्यूअस फीडिंग है तो क्या किया जाएगा? कंटीन्यूअस अगर फीडिंग हो रही है तो तब हम कौन सी पोजीशन यूज करेंगे? सेमी फाउलर। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? सेमी फाउलर। किसके लिए? कंटीन्यूअस फीडिंग के लिए सेमी फाउलर पोजीशन का यूज किया जा रहा है। और कंटीन्यूअस फीडिंग में सेमी फाउलर पोजीशन, उसके साथ साथ सेमी फाउलर पोजीशन क्यों की जा रही है? कंफर्ट के लिए। किसके लिए? कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए सेमी फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन में पूरे दिन भर बैठना नहीं रह सकता, तो कौन सी पोजीशन दे रहे हैं? सेमी फाउलर पोजीशन, कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि कंटीन्यूअस फीडिंग हो रही है। तो अगर आप कंटीन्यूअस फीडिंग के लिए पूछे तो कौन सी पोजीशन दोगे? सेमी फाउलर पोजीशन। आपसे अगर पूछे कि कौन सी बोलस फीडिंग में, तो बोलस फीडिंग में कौन सा? फाउलर पोजीशन। और फाउलर पोजीशन पूछे कितने समय तक दोगे? तो 30 मिनट्स तक, 30 मिनट्स तक देख के रखोगे। कौन सी पोजीशन? फाउलर पोजीशन। अगर आप क्या कर रहे हो? बोलस फीडिंग पेशेंट को करवा रहे हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हिच पोजीशन आर यूज्ड फॉर एनजी ट्यूब इंसर्शन। एनजी ट्यूब इंसर्शन के लिए कौन सी पोजीशन यूज करोगे? तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन किस लिए यूज करोगे? एनजी ट्यूब इंसर्शन के लिए। तो पोजीशन से हमने 3 क्वेश्चन देखे। एक तो एनजी ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए कौन सी पोजीशन? हाई फाउलर। कौन सी? हाई फाउलर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद अगर किसके लिए? बोलस फीडिंग के लिए, बोलस फीडिंग के लिए कौन सी? फाउलर पोजीशन। और अगर बात हो रही है कंटीन्यूअस फीडिंग की, कंटीन्यूअस फीडिंग होने की बात हो रही है, तो उसके लिए तो हम बोल ही चुके हैं कौन सी? सेमी फाउलर पोजीशन। तो तीनों पोजीशन आप याद रखना, तीनों पोजीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है।